हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। और हम आज बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्थिक विकास सबसे पहले हम जानेंगे होता क्या है। किसी भी देश के अंदर आर्थिक विकास उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के साथ साथ लोगों के कल्याण में भी वृद्धि होती है। कल्याण का मतलब वहाँ पर जो है आय में समानता है, लोगों का जो है जीवन स्तर ऊंचा है, साक्षरता की दर ऊंची है, बेरोजगारी की दर है वो निम्न है, वहाँ पर मृत्यु दर कम है। तो इस प्रकार ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण जो है एक देश के अंदर जो है कल्याण में वृद्धि होती है। तो आर्थिक विकास का अर्थ हमने यहाँ पर जान लिया। अब जो आर्थिक विकास है उसको मापना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आर्थिक विकास जो एक जटिल प्रक्रिया है और ये बहुत सारे ऐसे तत्व पर निर्भर करती है जो तत्व स्वयं में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी वो जो तत्व होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले ये मुश्किल होता है कि किन किन चरों को जो है विकास के माप में शामिल किया जाए। उसके बाद में जो चर होते हैं उन चरों के जो किस प्रकार का एक पैमाना जो है वो निर्धारित किया जाए, जिसके आधार पर हम ये बता पाए कि भी ये जो पैमाना है वो विकास को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया है इसको मापना, लेकिन फिर भी अनेक जो बुद्धिजीवी इकोनॉमिस्ट है उन्होंने जो है आर्थिक विकास को मापने का प्रयास किया है। और आर्थिक विकास को मापने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही उन्होंने जो है कुछ जो है इंडेक्स दिए हैं, जिनमें से एक इंडेक्स जो है HDI है, जिसको आज आप डिस्कस करेंगे। आर्थिक कल्याण जो होता है वो आर्थिक समानता पर निर्भर करता है, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के स्तर पर निर्भर करता है, साक्षरता दर पर निर्भर करता है, स्वास्थ्य की सुविधाओं पर निर्भर करता है, वातावरण जो है वो कैसा है इसके ऊपर निर्भर करता है, सामाजिक समानता के ऊपर निर्भर करता है, और राजनीतिक समानता भी जो आर्थिक कल्याण को प्रभावित करती है। तो कल्याण के अंदर जो इन सभी तत्वों को उचित भार दे करके जो एक सामूहिक रूप से जो है जीवन गुणवत्ता सूचकांक तैयार किया जाता है। तो जीवन गुणवत्ता सूचकांक वो सूचकांक होता है जिसके अंदर विभिन्न कल्याण को प्रभावित करने वाले विभिन्न चरों को जो है भार दे करके जो एक सूचकांक तैयार किया जाता है। तो जीवन के जो गुणवत्ता सूचकांक है वो हमारे पास में दो है, PQLI यानी जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जिसको हम पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा है मानव विकास सूचकांक HDI, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जो एक प्रकार की रिपोर्ट है जो हर वर्ष प्रकाशित की जाती है, और ये जो है वो प्रतिवर्ष 1990 से लेकर के प्रकाशित की जाती है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जो है HDR, जिसको जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहते हैं, वो जो पब्लिश की जाती है। HDI का निर्माण करने का श्रेय पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक को जाता है, और उन्होंने जो इसका निर्माण 1990 में किया था। और इसका निर्माण जो किया गया उसके बाद में जो पहली रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए हक ने जो है एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी के अंदर जो है पॉल स्ट्रेटन थे, फ्रांसिस स्टेवर्ट थे, गुस्टाव रस्किन रेनिस थे, केथ ग्रिफिन थे, और सुधीर आनंद भी उसमें थे, और मेघनाद देसाई जो है उसको भी उन्होंने अपनी समिति में शामिल किया था। तो ये जो कमेटी थी, इस कमेटी ने जो है पहली बार जो है HDI रिपोर्ट जो है तैयार करने में जो है हक की मदद की थी। HDI का मूल्य जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है। जब हमने PQLI किया था तो उसका मूल्य जो था वो 0 से लेकर के 100 के बीच में था, लेकिन HDI का मूल्य जो 0 से 1 के बीच में होता है। अब मानव विकास का अर्थ क्या है, सबसे पहले वो जानेंगे। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की अगर बात करें तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के मानव विकास की एक संकुचित अवधारणा थी, और वो केवल जो है प्रति व्यक्ति आय को ही मानव विकास का सूचक मानते थे। किंतु मानव विकास जो है अपने आप में काफ़ी विस्तृत धारणा है, और ये केवल आय से संबंधित नहीं होती। आय जो आर्थिक तत्व है, इसके अलावा ये अनेक सामाजिक तत्वों पर भी मानव का विकास और मानव का कल्याण निर्भर करता है। HDI रिपोर्ट 1997 के अनुसार मानव विकास लोगों के चयनों को विस्तृत करने और प्राप्त कल्याण के स्तर को बढ़ाने की
प्रक्रिया है। चयनों को विस्तृत करने का मतलब क्या है कि हमारी जो चॉइसेज है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, उनको हम लगातार जो है और अधिक से अधिक बढ़ाते चले जाएं ताकि हमारे कल्याण में वृद्धि हो। और दूसरा ये जो है जिस कल्याण के लेवल के ऊपर आज हैं हम, उस लेवल से लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। तो ये जो है HDI के रिपोर्ट 1997 की है। ये जो है अपने आप में सिद्ध करती है कि मानव का जो विकास है वो केवल आय से संबंधित ही नहीं है, बल्कि उसका संबंध जो है कल्याण से भी होता है। अब मानवीय विकास के तत्व कौन कौन से हैं? पहला, शिक्षा। जितना ज़्यादा साक्षरता दर होगी, मानव का विकास जो है उतना ही अधिक होगा, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो एक अच्छा जो है इंजॉयपूर्ण जो है जीवन व्यतीत कर सकता है। सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। जिस देश के अंदर, समाज के अंदर सभी को समान माना जाता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, जिस देश के अंदर लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उस देश के अंदर जो है विकास का स्तर ऊंचा होता है, लोगों के कल्याण का स्तर ऊंचा होता है। समानता। जहाँ पर आर्थिक समानता होती है, भेदभाव नहीं किया जाता, वहाँ पर भी जो है कल्याण में वृद्धि होती है। धारणीयता। धारणीयता का संबंध जो होता है वो वर्तमान पीढ़ी के कल्याण के साथ साथ भावी पीढ़ी से भी होता है, और इसके अंदर जो है प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ जो है पर्यावरण संरक्षण को भी जो है महत्व दिया जाता है। मानवीय क्षमताओं का पूर्ण उपयोग होता है, उसके कारण भी मानव जो है के कल्याण में वृद्धि होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है 10 घंटे काम करके अपनी जो है इनकम प्राप्त करता है, किंतु अगर वो व्यक्ति 3 घंटे ही काम करेगा तो उससे उस साधन का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा, उसकी आय का स्तर कम हो जाएगा, और जब उसकी आय का स्तर कम होगा तो उसके जो उपभोग का लेवल भी कम होगा, उसका पोषण का स्तर भी जो है निम्न स्तर होगा, तो इसके कारण उसके कल्याण में कमी आएगी। तो अगर उसकी क्षमता का पूर्ण प्रयोग होगा तो वहाँ पर उत्पादन भी बढ़ेगा और आय भी बढ़ेगी, इससे लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी। सभी पक्षों का विकास। मानव जीवन जो होता है उसके अनेक पक्ष होते हैं, जो आर्थिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है। इन सभी पक्षों का जो है जब तक विकास नहीं होता तब तक जो है कल्याण नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि भी आपकी इनकम बहुत अधिक है, लेकिन जिस समाज के अंदर आप रहते हो उस समाज के अंदर लोग आपको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो, बेशक आपके पास में कितने ही पैसे हो, लेकिन आपके मन के अंदर जो है एक प्रकार से जो है हीन भावना होगी, एक प्रकार से उनके प्रति घृणा होगी। तो जो आपके जीवन का कल्याण का स्तर है, जो आनंद का स्तर है, वो नीचा होगा। तो इस प्रकार केवल इनकम ही नहीं होती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी जो है व्यक्ति का कल्याण महत्वपूर्ण होता है। तो मानवीय विकास जो होता है सभी पक्षों के विकास पर निर्भर करता है। सभी क्रियाओं का एक ही उद्देश्य जो होता है वो मानव कल्याण है। चाहे आर्थिक क्रियाएं हो, चाहे राजनीतिक क्रियाएं हो, चाहे सामाजिक क्रियाएं हो, चाहे उत्पादन की क्रियाएं हो, चाहे उपभोग की क्रियाएं हो, उन सभी का एकमात्र उद्देश्य होता है मानव का कल्याण। अच्छा स्वास्थ्य, ये भी मानव कल्याण का एक तत्व है, मानवीय विकास का तत्व है। आर्थिक विकास जो होता है वो साधन है, साध्य नहीं। आर्थिक विकास जो है उसका जो साध्य है वो है मानवीय विकास या मानवीय कल्याण। यानी हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं, आर्थिक विकास को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका उद्देश्य आर्थिक विकास नहीं होता बल्कि उसका उद्देश्य मानव कल्याण होता है। इसके बाद है मानव विकास सूचकांक के सूचक। तो ये जो है 3 सूचकों के ऊपर निर्भर करता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अब हम इन तीनों सूचकों के एक एक करके डिस्कस करेंगे। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? इसका संबंध किसी भी देश के लोगों की औसत आयु से होता है, कि एक व्यक्ति जो है एक देश के अंदर कितनी आयु जो है जीवित रखने की उम्मीद रख सकता है, या उसकी जो संभावित आयु, अनुमानित आयु क्या है। जितनी अधिक आयु होगी उतना ही लोगों का कल्याण अधिक होगा, क्योंकि एक व्यक्ति फिर लंबे समय तक जो आनंददायक जीवन व्यतीत कर सकता है, तो उसका कल्याण भी अधिक होगा। दूसरा है ज्ञान या शिक्षा। इसके अंदर जो है एक तो है प्रौढ़ साक्षरता दर। 15 साल से ऊपर के वे लोग जो अपने दैनिक जीवन के अंदर प्रयोग होने वाली भाषा को पढ़ने और लिखने में समर्थ होते हैं, उसको हम जब प्रौढ़ साक्षरता कहते हैं। यानी इसकी जो आयु स्टार्ट होती है वो 15 वर्ष से ऊपर की होती है। तो कुल आयु के अंदर जितने प्रतिशत लोग 15 वर्ष से ऊपर के हैं, उनमें से जितने प्रतिशत लोग जो है वो पढ़ लिख सकते हैं किसी भी भाषा को, उसको हम जो है प्रौढ़ साक्षरता दर कहते हैं। और दूसरा सकल नामांकन अनुपात। यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर, यानी प्राथमिक स्तर जो पहली से लेकर के 5वीं तक, उसके बाद द्वितीयक स्तर है वो 5वीं से 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं तक, और उसके बाद तृतीयक स्तर जो है वो है हमारा कॉलेज का लेवल।
तो उस लेवल के ऊपर जो है कुल जनसंख्या के अंदर से कुल जनसंख्या जो है उसमें से कितने बच्चे जो है उसमें नामांकित है, कितने बच्चे जो है उसमें इनरोल है, कितने बच्चों ने जो है एडमिशन लिया है। तो दूसरा जो है ज्ञान या शिक्षा का जो स्तर है वो निर्भर करता है सकल नामांकन अनुपात के ऊपर। ये सकल नामांकन अनुपात जितना अधिक होगा उस देश के अंदर शिक्षा और ज्ञान और साक्षरता का स्तर है वो उतना ही अधिक होगा। और तीसरा है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो होती है वो एक देश के अंदर कुल आय और कुल जनसंख्या का अनुपात होती है। जब हम वास्तविक आय निकालते हैं तो इसके अंदर एक देश की जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है उस वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को हम जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हमारे पास में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय आ जाती है। अब HDI की संरचना, HDI किस प्रकार से हम निकालते हैं? तो HDI के निकालने के लिए सबसे पहले हम तीनों सूचकांकों का जोड़ करते हैं। पहला सूचकांक कौन सा है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। इन तीनों का जोड़ करने के बाद हमें इसको जो है 3 से भाग दे देंगे तो हमारे पास इनकी औसत वैल्यू आ जाएगी और ये औसत वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। अब मानव विकास सूचकांक जो है वो 2009 तक जो है पुराने वाला सिस्टम जो भी इससे पहले अपन ने किया है वही चलता रहा, लेकिन 2010 के अंदर पहली बार नई विधि से जो है HDR तैयार किया गया। तो 2010 के अंदर इसके अंदर जो है सुधार किया गया और इसको निकालने के लिए एक नई विधि ईजाद की गई। वो नई विधि थी, उस विधि के अंदर जिन जिन सूचकांकों को शामिल किया गया, पहला था जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा शिक्षा सूचकांक और तीसरा जो था आय सूचकांक। यानी सूचकांक ये तीनों वही हैं, लेकिन ये तीनों जो सूचकांक वो निकालते किस प्रकार से है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया। तो सबसे पहले हम जीवन प्रत्याशा सूचकांक निकालते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स वो किसके बराबर है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा माइनस 20 बटा 83.2 माइनस 20। ये LEI क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स यानी जीवन प्रत्याशा सूचकांक। LE ये समझिए आप, LE जो है उस देश की औसत आयु या प्रत्याशित आयु है जिस देश का हम सूचकांक निकाल रहे हैं। माइनस 20 जो है ये न्यूनतम जीवन प्रत्याशा है। जितने देशों का हम ये अपने HDI निकाल रहे हैं उन देशों में से सबसे निम्न जो जीवन प्रत्याशा है वो 20 है और ये 83.2 जो है वो अधिकतम जीवन प्रत्याशा है। तो इसका फार्मूला ये भी हो सकता है कि अपने जीवन प्रत्याशा जिस देश का हम निकाल रहे हैं माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा बटा अधिकतम जीवन प्रत्याशा माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा। ये इसके जो शॉर्ट टर्म यूज की गई है ये बता रखा है कि ये किस चीज़ को शो करे। LE जो है देश की जीवन प्रत्याशा दिखा रही है। इसके बाद शिक्षा सूचकांक। शिक्षा सूचकांक हम कैसे निकालते हैं? यानी EI क्या है? एजुकेशन इंडेक्स। एजुकेशन इंडेक्स जो है वो है MYSE इंटू EYSE माइनस 0 सारे का वर्गमूल बटा 0.951 माइनस 0। अब जो है ये MYSI क्या है? यह मीन ईयर्स ऑफ स्कूल इंडेक्स यानी जो अपने औसत कितने जीवन जो है एक बच्चे ने जो है अपने जीवन के दौरान कितने साल जो है वो स्कूली शिक्षा में व्यतीत किए हैं। मीन ईयर्स ऑफ स्कूल इंडेक्स या स्कूलिंग इंडेक्स। दूसरा EYSI है, ये है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स यानी एक व्यक्ति से कितने जो है अनुमानित ईयर उम्मीद की जाती है कि कितने जो है अनुमानित ईयर वो अपने स्कूल में गुजारेगा। और ये माइनस 0 कि कम से कम एक व्यक्ति जो कितने साल स्कूल में गुजार सकता है वो 0 है। और यहाँ पर अधिकतम जो गुजारे गए हैं वह उसका जो वैल्यू आई थी वो 0.951 ये इंडेक्स आया था। अब ये दोनों आप कैसे निकालते हैं? MYSI ये निकालते हैं MYS यानी मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने जो है औसत साल स्कूल में गुजारे माइनस 0 बटा 13.2 माइनस 0। 13.2 ये क्या है? ये जो है अधिकतम ईयर्स है जो कि एक बच्चा जो है औसत अधिकतम ईयर्स जो है 13.2 साल एक बच्चा स्कूल में गुजारता है।
तो विभिन्न देशों का ये औसत निकाला गया है। तो इसके अंदर जो है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है MYS के अंदर हम वो साल लेंगे जो है जिस देश के अंदर एक बच्चे जो जिसका इंडेक्स निकाल रहे हैं उस देश का बच्चा जो है औसत रूप से कितने साल स्कूल में जाता है। दूसरा हमारे पास में EYSI क्या है? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। ये बराबर EYS यानी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कि एक बच्चा से कितनी उम्मीद करते हैं कि वो स्कूल में गुजारेगा, -0 बटा 20.6 -0। 0 जो है न्यूनतम ईयर की उम्मीद करते हैं आप और अधिकतम ईयर जो है 20.6। यानी जो औसत निकाली गई है विभिन्न देशों की वो 20.6 आई है। अब जब हमारे पास में ये सारे आ जाएंगे उसके बाद में हम जो ऊपर वाले फार्मूले में यानी EI के अंदर जो है ये वैल्यू पुट करेंगे। तो MYSI मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, MYS मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, EYSI एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स और EYS जो होता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो इस प्रकार हम जो है शिक्षा सूचकांक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आता है आय सूचकांक। अब कैसे निकालेंगे आय सूचकांक जो है वो यानी II इनकम इंडेक्स। इनकम हो जाएगा GNI PC माइनस इनकम 163 ये US डॉलर के अंदर है बटा इनकम के अंदर इसमें 10,08,211 US डॉलर में ये माइनस इनकम जो है 163। ये GNI क्या है? ग्रोस नेशनल इनकम। PC का मतलब है परचेजिंग कैपेसिटी, यानी ये जो है क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित सूचकांक है। ये 163 डॉलर जो ये न्यूनतम आय है किसी भी देश की औसत। किसी भी देश की जो है औसत न्यूनतम आय जो है 163 डॉलर है और अधिकतम जो है किसी देश की औसत जो औसत आय हुआ है 10,08,211। तो जिस देश की आय है, जिस देश का हमें आय सूचकांक तैयार करना है उसकी आय माइनस न्यूनतम आय बटा अधिकतम आय माइनस न्यूनतम औसत आय। GNIPC है क्रय शक्ति क्षमता पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। अब HDI निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन तीनों का घनमूल निकालते हैं, यानी तीनों का जो है जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं। LEI इंटू EI इंटू II। LEI क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। EI है वो एजुकेशन इंडेक्स है और II जो है इनकम इंडेक्स है। इन तीनों का हम घनमूल निकालते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। अब HDI वैल्यू और उसके विभिन्न देशों की जो कैटेगरी है उसमें किस किस कैटेगरी में वो रखते हैं? HDI की वैल्यू 0.8 से लेकर के 1 के बीच में है, उनको जो है वेरी हाई डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। और दूसरा, जिन देशों की वैल्यू 0.7 से लेकर के 0.799 तक है उनको हाई डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। और जिनकी वैल्यू 0.555 से लेकर के 0.699 तक है उनको हम मीडियम श्रेणी के अंदर रखते हैं, यानी वो मध्यम रूप से विकसित देश हैं। और जिनकी 0.554 से नीचे हैं उनको हम जो है लो डेवलप्ड यानी निम्न विकास के मामले में निम्न स्तर के ऊपर रखते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज है HDI की, जिनकी जो वैल्यू है उस वैल्यू के आधार के ऊपर जो उनकी श्रेणी तय की जाती है। HDI रिपोर्ट 2018 जो कि 2019 के अंदर इसके डाटा प्रकाशित हुए थे, इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर था, उसकी वैल्यू थी 0.954। स्विट्जरलैंड दूसरी रैंक के ऊपर था जिसकी वैल्यू थी वो 0.946 थी। आयरलैंड जो था तीसरे स्थान पर था जिसकी वैल्यू 0.942 HDI वैल्यू। और जर्मनी और हांगकांग संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर थे, दोनों की वैल्यू थी 0.939। और भारत की जो वैल्यू थी वो 129वीं रैंक थी और भारत की जो वैल्यू थी वो 0.647 थी। तो ये 2018 की HDI रिपोर्ट है। अब HDI के अंदर जो है कमियां कौन कौन सी है? सबसे पहले HDI के अंदर तीनों ही सूचकांकों को समान महत्व दिया गया जो कि उचित नहीं है और यही कमी जो है PQLI के अंदर भी थी। दूसरा, इसमें कल्याण के कुछ आयामों जैसे स्वच्छ वातावरण, आवास की सुविधा आदि को शामिल नहीं किया गया है। तीसरा जो है इसमें आय के वितरण की अवहेलना की गई है, यानी आय की जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है
वो जो है आय के वितरण को नहीं दिखाती, वो केवल औसत आय को ही दिखाती है। तो औसत आय अधिक होने पर भी अगर आय की असमानता है तो ज़्यादातर लोगों की इनकम कम होगी। ये जो है परचेजिंग पावर कैपेसिटी पर आधारित होने के कारण कीमतों में परिवर्तन के कारण और जो है एचडीआई के मूल्य में परिवर्तन आ जाता है। अगर कीमत बढ़ गई तो लोगों की औसत आय बढ़ेगी, औसत आय बढ़ेगी तो जो है जो आय सूचकांक उसमें वृद्धि होगी, जिसके कारण एचडीआई का मूल्य परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है कीमत जो है वो एचडीआई के मूल्य को प्रभावित करती है, जो कि उचित नहीं है। यह बहुत ही जटिल विधि है। जैसा कि आपने देखा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकालना भी मुश्किल था, इसके अंदर इनकम इंडेक्स निकालना उसके अंदर भी दिक्कत थी, और दूसरा जो था इसके अंदर एजुकेशन इंडेक्स था, वो निकालना सबसे मुश्किल प्रक्रिया थी। इसके अंदर जो है अनार्थिक तत्वों यानी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो तत्व होते हैं जो कि हमारे कल्याण को प्रभावित करते हैं, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। ये केवल जो आर्थिक तत्वों पर आधारित सूचकांक है। अब अलग विकसित देशों के अंदर जो है आर्थिक विकास को मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो होता है जो अलग विकसित देश होते हैं उनके अंदर जो है एक उचित माप के चुनाव की समस्या आती है कि हम एचडीआई के द्वारा करें, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के आधार के ऊपर जो है विकास को मापें, या पीक्यूएलआई के आधार पर मापें। तो उनके अंदर जो है ये इस मापदंड किस मापदंड का चुनाव किया जाए, ये जो काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि प्रत्येक मापदंड की अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं। दूसरा जो होता है अनार्थिक तत्वों की अवहेलना। अलग विकसित देशों के अंदर जो अनार्थिक तत्व होते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं, यानी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये जो तत्व होते हैं ये जो है कल्याण को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो अलग विकसित देश जो होते हैं इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व अनार्थिक होते हैं जो कल्याण को प्रभावित करते हैं। तो इसकी जो है इसमें अवहेलना, इसको जो है मापना काफ़ी मुश्किल होता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में कठिनाई, जो अलग विकसित देशों का जो के अंदर जो माप है, अभी तक किसी भी देश के अंदर एक सर्वमान्य माप जो है वो नहीं अपनाया गया, यानी कोई भी जो माप है वो सभी देशों द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। इसके कारण जो विभिन्न देशों की तुलना करने में दिक्कत आती है। जीवन स्तर को मापने में कठिनाई, तो लोगों का जीवन स्तर जो होता है वो आर्थिक तत्वों के साथ साथ अनार्थिक तत्वों पर भी निर्भर करता है। इसके कारण उसको मापने में काफ़ी कठिनाई आती है। आगे जो विश्वसनीय आंकड़ों की कमी, अलग विकसित देश जो होते हैं उनमें लोग अशिक्षित होते हैं ज़्यादातर, और वहाँ पर जो है आंकड़े इकट्ठे करने में दिक्कत आती है, और जो आंकड़े इकट्ठे करने वाले लोग होते हैं वो भी पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं होते हैं, इसलिए आंकड़े जो विश्वसनीय नहीं होते। और जब कोई भी माप अगर आंकड़े अविश्वसनीय है तो उसका जो परिणाम होता है वो कभी विश्वसनीय नहीं हो सकता। अलग विकसित देशों के अंदर वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, इसलिए वहाँ के जो उत्पादन जो होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है मार्केट में ही नहीं आता। इसके कारण वहाँ की वास्तविक आय जो है वो राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, तो इसलिए इसको मापने में दिक्कतें आती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, थैंक्स ऑल।